हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं इस बुक दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी क्लास 11th के चैप्टर 9 में। ठीक है, सेकंड लास्ट चैप्टर ये है दैट इज एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। इसके बाद जो है इस कोर्स को हम किस दिशा में आगे ले जाएंगे अभी उसके बारे में विचार चल रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमने ये डिसाइड किया है कि जैसे किसी एक सोर्स पर, जैसे कि चाहे आप बात कर लें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है क्लास 12 की या रमेश सिंह की, हम किसी एक बुक के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हैं क्योंकि चीज़ें कहीं पर कुछ अच्छा समझाया गया है, कहीं पर कुछ चीज़ अच्छी समझाई गई है। तो एक मिक्स एंड मैच लेके चलने की कोशिश की जाएगी और जैसे ही ये बुक कंप्लीट होगी, ठीक है, तो हो सकता है कि एक दो दिन का गैप हो या फिर हो सकता है कि जस्ट राइट फ्रॉम द नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए वो उस तरीके से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उसमें काफ़ी कुछ है जो हमें अब समझना होगा और हम उसमें एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि हम जो यूपीएससी का सिलेबस है, ठीक है, जो मेंस का सिलेबस है जीएस पेपर 3 का, बिल्कुल उससे अलाइन करते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी तो हमने जो चीज़ें हैं ये इसलिए हमने इस बुक के साथ स्टार्टिंग की ताकि हम चीज़ों को थोड़ा सा एक मतलब आइडिया ले सकें कि इकोनॉमी में बेसिकली क्या चीज़ें हैं, क्या इश्यूज थे जो हमारे लिए आज तक के समय में हुए हैं। ठीक है, कि जब से देश आज़ाद हुआ तब तक आज तक क्या क्या स्थिति बनी है वो सारा का सारा हम लोगों ने इस बुक के थ्रू समझा है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, रूरल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के क्षेत्र में हम लोगों ने क्या किया है, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी आज तक डेवलप होती आई है, वो सब अभी तक हम लोग यहाँ पर इस बुक के माध्यम से समझे हैं। इसके बाद अब जो कोर्स है वो बिल्कुल अलाइन होकर चलेगा यूपीएससी का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वो चीज़ जो है पसंद आएगी ज़रूर, तो उसके बारे में भी आप लोग बताइएगा। फिलहाल जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग इस वीडियो सीरीज को रेगुलरली देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ, कम से कम 10 लोगों के बीच में ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके कि इस तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पर चल रही हैं। और आने वाले टाइम में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कोर्स को हम किस तरीके से आगे ले जाएंगे, तो वो भी जो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए चीज़ों को ज़रूर शेयर करें, लोगों तक ज़रूर ये बात पहुंचाएं। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, और आप लोगों के लिए कुछ और कोर्सेज लाने के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं और इन कोर्सेज में भी हम आप लोगों को वीडियोस के साथ साथ नोट्स, क्विजेस वगैरह प्रोवाइड करने के लिए भी सोच रहे हैं। लेकिन अभी तक उस सोच को हम लोग अमल पे नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि जैसे मैं आप लोगों से रोज बताता हूं कि हमारे पास थोड़ा सा मैन पावर की, थोड़ा सा रिसोर्सेज की कमी है। तो इसलिए हम चाहते हैं या हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं कि प्लीज़ जितना भी हो सकता है, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी सुविधा आपको होती है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लीज़ इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसके थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। बाकी यूपीआई आईडी भी यहाँ पर दी गई है, okul@axis bank, जो उसके माध्यम से पेमेंट करना चाहे तो वो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करने के इच्छुक है तो उनके लिए जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं बुक की तरफ। देखिए, इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो मल्टीपल पार्ट्स में लेके चलेंगे, लेकिन चैप्टर काफी आसान है। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है कि इन द अर्लियर चैप्टर्स वी हैव डिस्कस्ड द मेन इकोनॉमिक इश्यूज फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी। हमने ये बात एक करी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या मुख्य जो इकोनॉमिक इश्यूज थे, ठीक है, कौन कौन से आर्थिक मुद्दे थे जिनके बारे में हम लोगों ने बात करी है। जैसे आप लोगों को मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, हमने पॉवर्टी को लेकर बात करी है, ठीक है, हम लोगों ने रूरल डेवलपमेंट को लेकर बात करी है, हमने ह्यूमन कैपिटल को लेकर बात करी है, ठीक है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बहुत अच्छे से बात करी है पिछले चैप्टर में ही। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। दीज वर द मेन इकोनॉमिक इश्यूज। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट वी हैव अचीव्ड सो फार हैज कम एट अ वेरी हैवी प्राइस एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी। तो अभी तक हम लोग जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते आए हैं या जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी तक अचीव हुआ है, आर्थिक विकास अभी तक हुआ है, उसके लिए हमें बहुत भारी कीमत जो है वो चुकानी पड़ी है। और वो किसके हिसाब से चुकानी पड़ी है? वो हमें चुकानी पड़ी है एनवायरमेंटल क्वालिटी के आधार पर। मतलब एनवायरमेंटल क्वालिटी को हमने क्या किया है? नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, तो एज वी स्टेप इनटू एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन that promises higher economic growth, we have to bear in mind the adverse consequences of the past developmental path on our environment and consciously choose a path of sustainable development। ठीक है, तो यहां पर ये लिखा गया है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन के एरा में हम लोग बढ़ेंगे, वैश्वीकरण के एरा में हम लोग बढ़ेंगे, युग में बढ़ेंगे, तो उसमें क्या है, हमारे को ये तो पता है कि उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जो आर्थिक विकास है वो बढ़ेगा, वो ज्यादा तो होगा। ठीक है, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हमारे पुराने
डेवलपमेंटल पाथ थे, यानी कि जिस पाथ पे अभी तक हम लोग चल रहे थे, जिस रास्ते पे अभी तक हम लोग चल रहे थे पहले के समय से, और जिसके बेसिस पर हमने जो भी अभी तक डेवलपमेंट अचीव किया है, ठीक है, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका क्या एडवर्स कंसीक्वेंस हो सकता है या अभी तक हुआ है, ठीक है। स्पेशली एनवायरनमेंट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, और कॉन्शियसली हमें चूज करना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पाथ, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब मैं आप लोगों को पहले भी बताते आया हूं कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय, आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में, आगे आने वाली जनरेशन के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं। दैट काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। हिंदी में अगर आप इसका वर्ड देखेंगे तो इसको बोला जाता है धारणीय विकास, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज योर धारणीय विकास। इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि डेवलपमेंट सिर्फ अपने को ध्यान में रखते हुए नहीं, ठीक है, बल्कि आगे आने वाली जनरेशन को, आगे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जो डेवलपमेंट किया जाएगा वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और वो तभी हो सकता है जब हम एनवायरनमेंट को जो है एक हद तक ही उस पर कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, एक हद तक ही उस पर इफेक्ट होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा एनवायरनमेंट को अगर हम लोग नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, टू अंडरस्टैंड द अनसस्टेनेबल पाथ ऑफ डेवलपमेंट दैट वी हैव टेकन एंड द चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहले हमें यह जानने के लिए कि हमने अभी तक क्या अनसस्टेनेबल पाथ चूज किया था, ठीक है, एंड द चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में को लेकर क्या चुनौतियां हैं। अगर हमें यह समझना है तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। कि हम बात तो कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर एनवायरनमेंट की भी, ठीक है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट का क्या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, क्या सिग्निफिकेंस है, यानी कि क्या महत्वता है, और क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है किसका, एनवायरनमेंट का इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तभी हम ये समझ सकते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या अनसस्टेनेबल पाथ जो है वो लिए हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास चुनौतियां क्या क्या है, ठीक है। उसको समझने के लिए पहले हमें एनवायरनमेंट का सिग्निफिकेंस और उसका कंट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यह समझना पड़ेगा। विद दिस इन माइंड, दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। ये चैप्टर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट डील करता है विद द फंक्शंस एंड रोल ऑफ द एनवायरनमेंट। वो ये बताएगा कि एनवायरनमेंट के, यानी कि पर्यावरण के फंक्शंस और रोल क्या क्या है, ठीक है। द सेकंड सेक्शन डिस्कसेस द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट। दूसरा सेक्शन ये बताएगा कि भारत में पर्यावरण की स्थिति क्या है, और तीसरा सेक्शन ये बताएगा कि डील्स विद द स्टेप्स एंड स्ट्रेटजीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हमें अचीव करना है, अगर उसको पाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, क्या क्या स्ट्रेटजीज, क्या क्या रणनीति बनानी पड़ेंगी ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाए, ठीक है। तो 3 पार्ट में ये जो है चैप्टर डिवाइडेड है, तो हम भी इसको 3 सेक्शंस में ही, 3 पार्ट में ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज के पार्ट में हम लोग भी ये पहला पार्ट जो है दैट इज अबाउट द डेफिनेशन, फंक्शन, रोल, इसके बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, एनवायरनमेंट, द डेफिनेशन एंड फंक्शंस। इसमें क्या है, सबसे पहले देख लीजिए कि एनवायरनमेंट होता क्या है। Environment is defined as the total planetary inheritance and the totality of all the resources। यानी कि जितना भी हमारे पास प्लेनेट में जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो भी हमने इनहेरिट की हुई है, टोटल इनहेरिटेंस, ठीक है, वो, और जितना भी रिसोर्सेज है वो सारा का सारा मिलाकर क्या बन जाता है, एनवायरमेंट। इट इंक्लूड्स ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस ईच अदर। बायोटिक फैक्टर्स आपके लिविंग फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर्स आपके जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, वो सबको मिला के जो है टोटल में वो बन जाता है एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे कि लिविंग एलिमेंट्स, द बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज एक्सेट्रा आर द बायोटिक एलिमेंट्स। और एबायोटिक एलिमेंट्स क्या क्या है, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके नॉन लिविंग है, ठीक है। एयर आपका नॉन लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग है, और आपका लैंड जो है वो भी नॉन लिविंग है, तो ये एबायोटिक हो गए। और जो भी लिविंग है, जैसे कि आपके बर्ड्स हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, फिश, फॉरेस्ट, फिशरीज एक्सेट्रा, दे आर ऑल लिविंग, तो दे आर योर बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। रॉक्स एंड सनलाइट जो है वो भी एबायोटिक एलिमेंट्स ही हैं, क्योंकि वो भी नॉन लिविंग है, ठीक है। द स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट देन कॉल्स फॉर द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में बेसिकली कुछ नहीं है। एनवायरनमेंट में हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं कि जो ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स है, इनके बीच में इंटर रिलेशन या अंतर संबंध क्या है, इसको लेकर ही हम लोग यहां पर पढ़ाई करते हैं। इसी को लेकर स्टडी जो है वो एनवायरनमेंट में की जाती है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं। द एनवायरनमेंट परफॉर्म्स 4 वाइटल फंक्शंस। ये आपको ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट 4 काम करता है महत्वपूर्ण, 4 वाइटल फंक्शंस, ठीक है। क्या क्या है, देखिए, पहला है
इट सप्लाइज रिसोर्सेज। ये हमें पता है कि एनवायरमेंट हमें रिसोर्सेज यानी कि संसाधन जो है वो सप्लाई करता है। रिसोर्सेज जो है वो दोनों टाइप के हो सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी। ठीक है, रिन्यूएबल का मतलब है जिसको रिन्यू किया जा सकता है, बार बार रीयूज किया जा सकता है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल का मतलब है कि जो एक बार यूज करके अगर खत्म हो गए तो उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी यूज्ड विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिसोर्स बिकमिंग डिप्लीटेड और exhausted. That is, a continuous supply of the resource remains available. Example of renewable resources are the trees in the forest and the fishes in the ocean. तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं, इसमें आप और भी चाहे तो जोड़ सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है, ठीक है, आपकी जो विंड एनर्जी है, दीज आर योर नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। अगर आप इसकी बात करें एनर्जी एज अ रिसोर्स को, ठीक है, एनर्जी एज अ रिसोर्स को अगर आप बात करें तो सोलर एनर्जी जो है दैट बिकम्स योर रिन्यूएबल सोर्स। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं विंड एनर्जी की तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ रिन्यूएबल सोर्स। टाइडल एनर्जी की हम लोग बात करते हैं तो दैट ऑल्सो बिकम अ रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है, ये सारे के सारे आपके रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। वो क्या है, जैसे कि आर दोज विच गेट एग्जॉस्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड यूज, यानी कि जिनको हम जितना ज्यादा यूज करेंगे ये उतना एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आप इनका यूज करते जाए तो ये रिप्लेनिश होते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिया गया है फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, जैसे कि आपका कोल है, आपका पेट्रोलियम है, दीज आर ऑल फॉसिल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपके नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भले ही आप लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि कोल और पेट्रोलियम जो है ये तो नेचुरल तरीके से बनते हैं, तो ये नॉन रिन्यूएबल कैसे हो जाएंगे। ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आज ये खत्म हो गए तो कल को ये दोबारा से बन जाएंगे। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, तो इसलिए आप इसको कह सकते हैं कि दीज आर योर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक, तो ये तो पहला फंक्शन हो गया कि एनवायरमेंट हमें रिसोर्सेज या संसाधन प्रोवाइड कराता है। दूसरा फंक्शन क्या है कि इट एसिमुलेट्स वेस्ट। एसिमुलेट्स वेस्ट का मतलब है कि ये वेस्ट को एसिमुलेट करता है, अपने पास इकट्ठा करता है। ठीक है, किस तरीके से होता है ये चीज, देखिए जैसे मान लीजिए आप कोई पॉल्यूशन करते हैं, मतलब आप पॉल्यूशन करते हैं, मतलब वैक्यूलर पॉल्यूशन हो रहा है या इंडस्ट्री का कोई भी पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो एनवायरमेंट में अगर आप मान लीजिए एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन अगर हो रहा है मान लीजिए किसी इंडस्ट्री वगैरह से या किसी व्हीकल वगैरह से एग्जॉस्ट निकल रहा है, अगर आप उसको वैसे ही छोड़ देते हैं बिना कुछ करे, मतलब अपनी तरफ से आप कुछ नहीं करते हैं, वो आपने एनवायरमेंट में जो धुआं है एक तरीके से आप कहें आपने छोड़ दिया, तो कुछ समय के बाद, ठीक है, 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 1 दिन 2 दिन के बाद उसका इफेक्ट जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब उस टाइम तक पॉल्यूशन रहेगा लेकिन 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद वो इफेक्ट जो है खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंट जो है वो वेस्ट को एसिमुलेट भी करता है। पहली चीज तो है कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है और दूसरी चीज यह है कि वो वेस्ट को अपने पास ले लेता है, एसिमुलेट कर लेता है। ठीक है, तीसरा जो रोल है, तीसरा जो फंक्शन है वो है कि इट सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक और बायोडाइवर्सिटी को भी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसी से क्या है कि लाइफ सस्टेन जो है वो होती है। और तीसरा है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज लाइक सीनरी। एस्थेटिक सर्विसेज का मतलब होता है कि कुछ ऐसी सर्विसेज जो अच्छी दिखने वाली है, जैसे कि सीनरी वगैरह है, इट हैज अ वेरी पिक्चरस्क व्यू। ठीक है, आपको उसका काफी अच्छा व्यू वगैरह दिखता है, तो ये चीज भी जो है एस्थेटिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है एनवायरमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द एनवायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म दीज फंक्शंस विदाउट एनी इंटरप्शन एज लॉन्ग एज द डिमांड ऑन दीज फंक्शंस इज विद इन इट्स कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शंस एनवायरमेंट करेगा और वो बड़ी आसानी से करेगा, विदाउट एनी इंटरप्शन करेगा, जब तक उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब हमारी जो डिमांड है वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी से अगर ज्यादा नहीं होती है तो वो ये सारे के सारे फंक्शंस बड़े बखूबी करेगा और हमेशा करता रहेगा। ठीक है, प्रॉब्लम वहां पर खड़ी होती है जब हमारी डिमांड जो है वो एनवायरमेंट की जितनी कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा हो जाती है। तब देखिए इसको क्या चीज लिखी गई है कि दिस इंप्लाइज दैट द रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज नॉट अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड द वेस्ट जनरेटेड आर विद इन द एसिमुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। अब चाहे देखिए यहां पर 2 बातें समझाई गई है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंट क्या है, हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब रिसोर्सेज वो प्रोवाइड कर रहा है तो उसका कोई रेट होगा कि जिस रेट में वो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है। अगर हमारी डिमांड जो है उस रेट से कम है, ठीक है, अगर हमारी जो डिमांड है वो उस रेट ऑफ रीजनरेशन या आप उसको कह सकते हैं रेट ऑफ रीजनरेशन या रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट, ठीक है, कि जिस रेट में, जैसे मैं आपको बता रहा हूं पॉल्यूशन, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, चलिए पॉल्यूशन तो खैर दूसरा वाला केस है एसिमुलेटिंग वाला। ठीक है, रिसोर्सेज अगर हमें कुछ चीज चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर हमें
किसी भी चीज को आप एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, मान लीजिए हमें 100 किलो कुछ चीज की जरूरत है, किसी भी कमोडिटी की हमें जरूरत है 100 किलो की, ठीक है, मतलब एनवायरमेंट की ये कैपेसिटी है, ये दिस इज योर रीजनरेशन कैपेसिटी या प्रोवाइडिंग कैपेसिटी जो है एनवायरमेंट की, वो है किसी भी चीज को 100 किलो प्रोवाइड करने की एक दिन में, इन वन डे, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अगर हम उसमें से 80 किलो ले रहे हैं, ठीक है, अगर हमारी डिमांड जो है वो 80 किलो की है एक दिन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कभी भी डिसबैलेंस नहीं होगा और हमेशा ये जो चीज है वो चलती रहेगी। लेकिन अगर कैपेसिटी है 100 किलो प्रोवाइड करने की एनवायरमेंट की और हमारी डिमांड अगर 120 किलो की हो जाती है पर डे में, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एसिमिलेटिंग कैपेसिटी की, जैसे मैं आपको बता रहा था पॉल्यूशन को लेकर, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा पॉल्यूशन इस लेवल तक है कि जिसको एनवायरमेंट एक दिन के अंदर एसिमिलेट कर सकता है, यानी कि अपने अंदर ले सकता है, ठीक है, अगर उतना ही हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना ही कर रहे हैं या उससे कम कर रहे हैं तो कोई इश्यूज नहीं है, एनवायरमेंट उसको पूरी तरीके से रीजनरेट या रिप्लेनिश जो है वो कर देगा। लेकिन अगर हम उससे ज्यादा पॉल्यूशन करने लगे हैं जितना एनवायरमेंट की एसिमिलेटिंग कैपेसिटी है, तब वो फिर क्या होगा कि धीमे धीमे वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और वही जो चीज है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। When this is not so, the environment fails to perform its third and vital functions of life sustenance and this results in an environmental crisis। यानी कि जब अगर ये चीज नहीं होती, मतलब हमारी जो डिमांड है वो उसके रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट या रेट ऑफ रिजनरेशन से अगर ज्यादा हो जाएगी तो आ जाएगी एनवायरमेंटल क्राइसिस। तब क्या होगा कि जो सस्टेनेंस ऑफ लाइफ है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी और एनवायरमेंटल क्राइसिस जो है वो आ जाएगी। दिस इज द सिचुएशन टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज की डेट में यही जो सिचुएशन है, यही जो हालात है ये पूरे के पूरे दुनिया में बने हुए हैं। The rising population of the developing countries and the affluent consumption and production standards of the developed world have placed a huge stress on the environmental in terms of its first two functions, ठीक है। अब पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है, ठीक है, अगर जनसंख्या बढ़ रही है, हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली इन द डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जो विकासशील देश है वहां पर क्या हो रही है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। और पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, देखिए इसको इस तरीके से आप समझिए, पॉपुलेशन अगर राइज करेगी, ये पेन दिख नहीं रही है, ये वाली पेन दिखेगी, हाँ देखिए, अगर पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन अगर आपकी राइज कर रही है तो क्या होगा, पॉपुलेशन अगर राइज करेगी तो उसकी जो डिमांड है दैट विल आल्सो राइज, ठीक है। और डिमांड अगर बढ़ेगी, पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो हमें फिर ज्यादा से ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो फिर जो हमारा ये वाला क्राइटेरिया था, ठीक है, कि जितना आपको एनवायरमेंट प्रोवाइड करा सकता है, हमारी डिमांड उससे ज्यादा है, तो वहां पर फिर चीजें फेल होनी शुरू हो जाएंगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि जो कंजम्पशन है, ठीक है, एफ्लुएंट कंजम्पशन, यानी कि बहुत तेजी से जो कंजम्पशन हो रहा है और जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स हैं डेवलप्ड वर्ल्ड के, यानी कि जो विकसित देश है उनके, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि एनवायरमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि अब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका अगर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या होगा कि पॉल्यूशन वगैरह भी फिर ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा है तो आपका पॉल्यूशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। और पॉल्यूशन अगर ज्यादा होगा तो उससे क्या है कि हम जो एनवायरमेंट की एसिमिलेटिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, उससे ज्यादा अगर पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, तो क्या प्रॉब्लम आएगी कि एसिमिलेटिंग कैपेसिटी से ज्यादा हमने क्रॉस कर दिया है, तो उतना ज्यादा रिप्लेनिश जो चीजें हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो उसका इफेक्ट है पॉल्यूशन का, वो नलीफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही है। Many resources have become extinct and the wastes generated are beyond the absorptive capacity of the environment। वही बात है कि जो रिसोर्सेज हैं वो तो एक्सटिंक्ट हो ही रहे हैं। एक्सटिंक्ट क्यों होंगे रिसोर्सेज, क्योंकि उनका ओवर यूज हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दी ओवर यूज। और ओवर यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन हाई है, इसकी वजह से ओवर यूज हो रहा है। और ओवर यूज होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या खत्म हो रहे हैं रिसोर्सेज, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ज्यादा जो है वो यूज हो रहा है, हम लोग उसका मतलब जो रिसोर्सेज है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसको हम प्रोसेस वगैरह कर रहे हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, तो उससे क्या है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वेस्ट बढ़ रहा है, और वो हमारी जो एनवायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी या जो एसिमिलेटिंग कैपेसिटी है उसके ज्यादा हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे इसमें क्या लिखा गया, ये एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी समझाई गई है। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी मींस द एबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन। वही मैं आपको बात बता रहा हूं, जो डिग्रेडेशन वगैरह हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कितना कर रहा है एनवायरमेंट, दैट इज योर एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। द रिजल्ट वी आर टुडे एट द थ्रेशोल्ड ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो हम लोग अभी जो है वो एनवायरमेंटल क्राइसिस के बिल्कुल थ्रेशोल्ड में है, मतलब उसकी अपर लिमिट में पहुंच चुके हैं। अगर हमने थोड़ा सा भी डिसबैलेंस और किया तो फिर एनवायरमेंटल क्राइसिस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। The past development has polluted and dried up rivers and other aquifers, making water an economic good। यानी कि वाटर जैसी चीज को भी, जो एक नेचुरल रिसोर्स है, आज की डेट में वो भी एक इकोनॉमिक गुड बन चुका है, एक आर्थिक वस्तु बन चुका है। क्यों?
क्योंकि हमने जो पास्ट में डेवलपमेंट किया है, जिस तरीके से किया है, जिस रेट पे किया है, उससे क्या है कि जो हमारी नदियां वगैरह है वो या तो पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, ठीक है, या फिर वो सूख चुकी हैं। और हमने जो अदर एक्वीफर्स है उनके साथ भी यही किया है, ठीक है। नदियां कैसे पॉल्यूट हुई है आप लोगों को पता है कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो डोमेस्टिक वेस्ट है, वो हमने इसमें छोड़ा है नदियों वगैरह में, तो इससे नदियां जो है वो पॉल्यूट हुई है, ठीक है। और बाकी इनका जो डैम्स वगैरह इनमें ज़्यादा बनाए हैं या इसका हमने यूज़ ज़्यादा करने की कोशिश की है, ओवर यूज़ करने की कोशिश की है, तो वहाँ से ये क्या हो गई है, नदियाँ कहीं कहीं पर सूख भी गई, ड्राई हो गई, ठीक है। Besides the intensive and extensive extraction of both renewable and non-renewable resources has exhausted some of these vital resources, and we are compelled to spend huge amounts on technology and research to explore new resources। तो हमने जो ये रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि दोनों ही टाइप के जो रिसोर्स हैं उनका जो हमने बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन किया है, इंटेंसिव तरीके से भी एक्सटेंसिव तरीके से भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन किया है, तो उस वजह से क्या है कि आज की डेट में हम लोग इस बारे में मजबूर हो गए हैं कि अब हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, कुछ ऐसा रिसर्च करें कि हम नए रिसोर्सेज को ढूंढ पाएं, क्योंकि आजकल की डेट में हमारे पास रिसोर्सेज है नहीं, ठीक है। जितने रिसोर्सेज हमारे पास इजीली अवेलेबल हुआ करते थे वो हमने सारे के सारे क्या है कि ओवर एक्सट्रैक्शन करके या ओवर यूज करके जो है वो खत्म कर दिए हैं, या कुछ ऐसे हैं जो खत्म होने की कगार पर है, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक। एडेड टू दीज आर द हेल्थ कॉस्ट ऑफ डिग्रेडेड एनवायरमेंट क्वालिटी। अब हेल्थ कॉस्ट जो है वो भी रिलेटेड है, डिग्रेडेड एनवायरमेंट अगर होगा तो उससे जो हमारी हेल्थ है उस पर भी फर्क पड़ेगा। डिक्लाइन इन एयर एंड वाटर क्वालिटी, 70% ऑफ द वाटर इन इंडिया इज पॉल्यूटेड, हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस, ठीक है। जो हमारा एयर पॉल्यूशन है उसकी वजह से हमारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रही हैं, जो वाटर क्वालिटी खराब है या फिर आप कह सकते हैं कि जो वाटर पॉल्यूशन है उसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेस जो है वो बढ़ रही हैं। और अगर ये डिजीजेस बढ़ती हैं तो इनके ऊपर जो खर्चा है हेल्थ के ऊपर वो भी बढ़ेगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम है कि टू मेक मैटर्स वर्स, ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है और ओजोन डिप्लेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज फाइनेंशियल कमिटमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आप देख सकते हैं कि एक तो पॉल्यूशन हो रहा है, वैसे ही पॉल्यूशन को हम लोग मतलब जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके नुकसान पहुंचाने की वजह से हमें खुद को भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो खराब हो रहा है एयर पॉल्यूशन की वजह से, हम बात करें वाटर बॉर्न डिजीजेस यहाँ पर हो रही हैं वाटर पॉल्यूशन की वजह से। तो उससे क्या है कि एक तो हेल्थ के ऊपर जो है खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है, चाहे हम अपने लेवल पर बात करें चाहे हम बात करें गवर्नमेंट के लेवल पर, तो खर्चा ज्यादा जो है वो ओवरऑल हो रहा है। साथ ही हम बात करें कुछ ऐसे ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज की, ठीक है, जो वैश्विक पर्यावरण के मुद्दे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया आपका या फिर ओजोन डिप्लेशन हो गया, तो इसकी वजह से क्या है कि सरकार को ज्यादा फाइनेंशियल कमिटमेंट सरकार का बढ़ता जा रहा है, मतलब इस तरफ को सरकार को ज्यादा पैसा जो है वो खर्च करने की जरूरत पड़ रही है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये मजबूरी है, करना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो काम जो है वो नहीं चलेगा। तो इससे क्या क्लियर होता है कि दैट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स आर हाई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इन चीजों के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अब मान लीजिए अगर ये जो नेगेटिव इंपैक्ट्स नहीं होते, अगर एनवायरमेंट के ये नेगेटिव इंपैक्ट्स नहीं होते, तो जो पैसा यहां पर खर्च किया जा रहा है हेल्थ वगैरह को सुधार करने के लिए और इन सब चीजों के लिए, उसको कहीं और खर्च किया जाता, ठीक है। तो मतलब जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास एक तरीके से थी उस पैसे को यूज करने को लेकर, वो हमने लॉस्ट कर दी, ठीक है, वो हमने लूज कर दी, वो हमने खो दी। तो दैट इज ओनली नोन एज दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और यहां पर यही लिखा गया है कि नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इज, आर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स न्यू टू दिस सेंचुरी, इफ सो व्हाई। ये पूछा जा रहा है कि क्या जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हुई है वो इसी सेंचुरी में या इसी सदी में हुई है या पहले भी हुआ करती थी। अगर इसी सदी में हुई है तो क्यों हुई है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन रिक्वायर सम एलैबोरेशन। थोड़ा सा एलैबोरेट करके हमें इसका आंसर देखने की जरूरत है। देखिए, जब अर्ली डेज हुआ करते थे, जब सिविलाइजेशन जस्ट स्टार्ट हुआ था, या फिर हम बात करते हैं बिफोर दिस फिनोमिनल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन में इंक्रीज बहुत ज्यादा नहीं था, एंड बिफोर द कंट्रीज टुक टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिस समय कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, औद्योगिकरण जो था वो नहीं था, तो उस समय क्या था कि द डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज वाज मच लेस देन देयर सप्लाई। तो उस समय क्या था कि एनवायरमेंट की सप्लाई जो थी वो तो थी ही, मतलब आज भी अगर हम कहें तो सप्लाई तो उतनी ही है, लेकिन हमें कमी क्यों महसूस हो रही है, क्योंकि डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ गई। तो उस समय क्या था कि जब पॉपुलेशन कम थी, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह ज्यादा नहीं था, तो उस समय जो डिमांड थी वो काफी कम थी सप्लाई के कंपैरिजन में। तो दिस मेंट दैट पॉल्यूशन वाज विद इन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द environment and rate of resource extraction was less than the rate of regeneration of these resources, hence environmental problems did not arise। तो उस समय बेसिकली बात यही है कि
हमारी डिमांड भी कम थी, क्योंकि बात वही है कि हमारे पास ना तो इंडस्ट्रीज वगैरह ज्यादा थी, ना हमारी पॉपुलेशन वगैरह ज्यादा थी, तो हमारी डिमांड कम थी। तो इस वजह से पहली चीज तो वहां पर प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है। दूसरी चीज यह है कि अगर हमारी डिमांड कम थी, हम चीजों का यूज ही कम कर रहे थे, तो पॉल्यूशन वगैरह भी जो था वो अपने आप कम था। और वो पॉल्यूशन वगैरह जो है, जो एनवायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट वेस्ट को एब्जॉर्ब करती है, एसिमुलेट करती है, वो भी कम थी। तो उस वजह से क्या है कि वो जो पॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आज की डेट में, उसकी वजह से जो एनवायरमेंटल क्राइसिस आ रही है वो भी वहां पर नहीं थी। लेकिन जैसे क्या हुआ कि जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, एकदम से जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी है, एंड विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, थिंग्स चेंज्ड। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज को बड़े अच्छे से समझिए। आपको क्या ये यहां पर मतलब इतना पढ़ के या जितना अभी तक आप लोगों ने चीजें इधर उधर पढ़ी हैं, उससे आपको ये नहीं लग रहा है कि ये जो पॉपुलेशन है ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है? मतलब पॉपुलेशन जो बढ़ना है, जिस रेट पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्पेसिफिकली अगर इंडिया की हम लोग बात करें, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा आप लोगों को डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, सप्लाई तो लिमिटेड है, चाहे आप किसी भी रिसोर्स की बात करें, सप्लाई इज ऑलवेज लिमिटेड, चाहे वो रिन्यूएबल रिसोर्स हो, चाहे वो रिन्यूएबल रिसोर्स हो, चाहे नॉन रिन्यूएबल हो। ठीक है, अब डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतना क्या है कि प्रेशर जो है रिसोर्सेज के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, और प्रेशर अगर रिसोर्सेज के ऊपर पड़ रहा है तो फिर क्या है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह भी होगा, मतलब इंडस्ट्रीज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इंडस्ट्रीज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो फिर से वही होगा कि रॉ मटेरियल्स वगैरह की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, और रॉ मटेरियल्स की डिमांड बढ़ेगी, साथ में इंडस्ट्रीज लग रही है तो पॉल्यूशन भी ज्यादा होगा, और पॉल्यूशन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट को अगर हम पार करते हैं तो फिर से एनवायरमेंटल क्राइसिस आएगी। तो सारी की सारी जो समस्या है वो सिर्फ और सिर्फ आप एक तरीके से कह सकते हैं उसका जो पूरा का पूरा रूट कॉज है या जो जड़ है वो है पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा बढ़ना। इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल अगर होती है, इसको लेकर अगर मेजर्स उठाए जाए, पॉपुलेशन अगर कंट्रोल की जाए तो बहुत सही हो जाएगी चीजें। फिर उसके बाद क्या है कि कहीं पर भी ना तो हमें ये जो सप्लाई डिमांड की प्रॉब्लम है ये दिक्कत करेगी, और ना ही फिर क्या है कि ज्यादा यूज होने की वजह से, ज्यादा कंजम्पशन होने की वजह से जो पॉल्यूशन वगैरह है वो ज्यादा होगा, तो एनवायरमेंटल क्राइसिस होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। The result was that the demand for resources for both production and consumption went beyond the rate of regeneration of the resources. The pressure on the absorptive capacity of the environment increased tremendously. This trend continues even today. यही मैं चीज आपको बता रहा हूं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, तो वहां से प्रॉब्लम जो है वो अपने आप हुई। साथ ही हमने जो पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट किया, कंजम्पशन वगैरह होने की वजह से ज्यादा, प्रोडक्शन होने की वजह से ज्यादा, तो उससे क्या है कि एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट को हम लोग ओवरशूट कर गए, उसको पार हम कर गए, तो उसकी वजह से जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है वो हुआ है। Thus, what has happened is the reversal of supply-demand relationship for environmental quality. We are now faced with increased demand for environmental resources and services, but their supply to is limited due to overuse. अब देखिए बात वही है कि पहले क्या हुआ होता था, यहां पर लिखा गया है कि सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप जो है वो क्या हुआ है, रिवर्स हुआ है। क्योंकि पहले मैं बात कर रहा हूं कि रिसोर्सेज जो थे वो तो ज्यादा थे। ठीक है, रिसोर्सेज क्या थे, रिसोर्सेज वर मोर। ठीक है, रिसोर्सेज मोर थे, इसका मतलब क्या है कि सप्लाई जो थी वो ज्यादा थी। ठीक है, सप्लाई ज्यादा थी, और हमारी जो पॉपुलेशन वगैरह है वो कम थी, पॉपुलेशन वाज लेस। पॉपुलेशन अगर लेस थी तो क्या था कि डिमांड जो थी वो कम थी। ठीक है, लेकिन आज की डेट में उल्टा हो गया है, हमने ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर लिए हैं, अब ये रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। ठीक है, दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो हमने अगर ज्यादा रिसोर्सेज का यूज कर लिया है तो पहली बात तो यह है कि जो हमारी सप्लाई है वो कम हो गई है आज की डेट में। ठीक है, और पॉपुलेशन वगैरह जो है वो ग्रो करी है, बहुत ज्यादा इंक्रीज करी है, तो इसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सप्लाई डिमांड का रिलेशन था, पहले सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम थी, आज की डेट में पूरी तरीके से रिवर्स हो गया है, सप्लाई कम हो गई है और डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो ओवर यूज की वजह से और मिस यूज की वजह से क्या हुआ है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कम हो गए हैं, जो सप्लाई है वो कम हो गई है, और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, हमारा कंजम्पशन बढ़ने की वजह से, हमारी डिमांड बढ़ने की वजह से क्या है कि इनका यूज जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। हेंस द एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ वेस्ट जनरेशन एंड पॉल्यूशन हैव बिकम क्रिटिकल टुडे। तो आज के समय में अगर हम बात करें तो जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, चाहे वो वेस्ट जनरेशन को लेकर हो, पॉल्यूशन को लेकर हो, ये सारे के सारे एक क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच चुके हैं, और अगर समय रहते इनके तरफ को ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय के लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और हमारा जो एक मेन टारगेट है, या हम कहेंगे कि जो मेन एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया कि सिर्फ अपने को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट नहीं करना है, रिसोर्सेज का यूज नहीं करना है, बल्कि आने वाले समय के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी चीजों को बचा के जो है वो रखना है। यानी कि उसका जो यूज है रिसोर्सेज का, आप कह सकते हैं कि जो यूज है
रिसोर्सेज, इसको ऐसे लिखेंगे, यूज ऑफ रिसोर्सेज मस्ट बी जुडिशियस। ठीक है, जुडिशियस यूज होना चाहिए, ओवर यूज नहीं होना चाहिए, मिस यूज, वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस पार्ट को इतना ही रखते हैं, क्योंकि बुक में भी बताया गया है, चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट हमने देख लिया कि फंक्शंस एंड रोल ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। अब अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट क्या है, यानी कि भारत में जो पर्यावरण है उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, कमेंट्स वगैरह जरूर करते रहिए, अपनी प्रेजेंस हमें दिखाते रहिए कि आप लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। और किसी को अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो भी जरूर पूछे, अपने फीडबैक वगैरह जरूर देते रहें। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ चीज पूछना चाहते हैं या कुछ चीज आप बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं, दैट इज okul.cu@gmail.com। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।